एडवांस थिंकिंग जो लोग होते हैं, चाहे कोई फर्द हो, ग्रोह हो, कौम हो या कोई इंसानी ग्रोह, वो हमेशा दूसरों से, जो उससे बैकवर्ड लोग होते हैं, वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो उसके बाद देखें कि किस तरह इन्होंने 3-4 मुल्कों को बमबारी करके उनके अपनी मर्ज़ी की रिजीम चेंज कर दिया, इराक में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में। तो असल बात ये है कि हम जिस तरह वेस्टर्न दुनिया को समझते हैं, वो ऐसा नहीं समझते हैं। सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान तबके हों या आम लोग हों या हमारा जो थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग है, ये सारा इन ही इंपीरियल कंट्रीज को सपोर्ट करता है। और इसी काम के लिए पिछले 70-80 सालों से हमारे जो जिहादी ग्रुप हैं, ये भी इन्होंने क्रिएट किए और इनकी खिदमत करते रहे और इनके लिए वो बाकायदा जिहाद भी करते रहे। तो अल्टीमेटली ये जो आज जो कुछ हम देख रहे हैं, ये ग्रुप भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, या जो कुछ भी वो कर रहे हैं उससे सारा फायदा अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने उठाया है। और बड़े पैमाने पर इन्होंने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके आज ये कैफियत पैदा कर दी है कि आम बंदे को भी ये यकीन हो गया है कि ये इस्लाम कोई मजहब नहीं है, ये कोई सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी है जो दूसरे लोगों को अपने जैसा करना चाहती है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है। तो ये जो आपने बात की, उससे आप देखें कि ये जो हमारे यहाँ इस्लामिक ग्रुप बने हुए हैं, कुरान में ये कहा गया है कि मुसलमान खुद एक जमात है, मुसलमान खुद एक पार्टी हैं, ग्रोह हैं, इंसानों के अंदर ये खुद पार्टी है। तो इनको तो मना किया गया है कि ना कोई फिरका बनाओ, ना कोई जमात बनाओ, तुम खुद एक जमात हो और उसी बुनियाद पर काम करो। और ये क्या करते हैं कि इन्होंने हजारों फिरके और हजारों पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हुई हैं और इसी बुनियाद पर वो अपना अपना इस्लाम जो है वो मार्केट करते हैं और लोगों उनने ग्रोह बनाए हुए हैं। और उसी बेस पर उन्हीं की हमायत से फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, चंदे लेते हैं। तो आप हैरान होंगे कि यहाँ हमारे यहाँ एक ही मोहल्ले में अगर 500 मुसलमान कम्युनिटी के बंदे होंगे या 100 बंदे भी कम्युनिटी के होंगे, तो वहाँ आपको हमारे हिंदुस्तान के सारे फिरके की मस्जिद मिल जाएगी, शिया भी मिल जाएगी। लेकिन एक मैंने ईरानियों को देखा है कि वो ना तो इस तरह की कहीं अपनी मस्जिदें बना के रहते हैं, ना ही वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ना ही वो दिखावा करते हैं। ना ईरानी वाहिद कम्युनिटी है जिनकी औरतों को आप नहीं पहचान सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पर एसिमिलेट हो जाते हैं। उनके यहाँ प्रोफेसर हैं, औरतें प्रोफेसर हैं, मर्द प्रोफेसर हैं, उनका पता ही नहीं चलता है। वो बिल्कुल इंटेग्रेटेड हैं, कोई टोपी नहीं, कोई बुर्का नहीं, कोई स्कार्फ नहीं, वो इसी ड्रेस, इसी कल्चर के मुताबिक रहते हैं। मेरे ईरानी दोस्त थे, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में आके रहते हैं उसमें कामयाबी का पहला कदम ही ये होता है कि आप उन लोगों जैसी ज़बान सीखें, उन लोगों जैसा कल्चर सीखें, उन लोगों जैसा इल्म सीखें, तभी आप उस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ईरानियों में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, गो के वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। और ईरान में पिछले जो ये जो एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट छापी थी कि वहाँ जो 75,000 मस्जिदें थी, उनमें से 50,000 मस्जिदें इसलिए बंद हो गई कि वो जो स्टेट की सख्ती की वजह से लोगों ने मस्जिदों में जाना ही छोड़ दिया और वो मस्जिदें उजाड़ हो गई, तो उन्होंने बंद कर दी। तो हालत ये है कि जब आप स्टेट की बुनियाद पर, रियासत की ताकत से आप लोगों पर अपना ही अकीदा, अपना ही मजहब ज़बरदस्ती मुसलत करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में होता था ज़िया-उल-हक के ज़माने में, हमने देखा, हम स्कूल जाते थे तो इमीडिएटली वहाँ एक स्कूल में नमाज का पीरियड कर दिया गया, एक उसका बाकायदा वक्फा कर दिया गया और ज़बरदस्ती पकड़ कर हम टीचर जो है वो हमें मस्जिदों में ले जाने लगे। तो उससे रिसेंटमेंट ऐसी पैदा हो गई कि कुछ लड़के, हम मैंने खुद देखा कि वहाँ चूंकि ठंड होती है गाँव में, तो लोग वो टीचर को दिखाने के लिए वो मस्जिद में दाखिल हो जाते, जो ही टीचर सजदे में जाता वो पीछे से बाहर निकल आते थे। तो इस तरह की हिपोक्रेसी जो है वो पूरे माशरे में फैल गई। लोग हम्म। मजहब को प्रैक्टिस करने की बजाय वो दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा मजहबी हूँ, वो इस तरह की हिपोक्रेसी करने लगे। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी इन लोगों की ये हिपोक्रेसी इसी तरह है। और लेकिन इनको ये थ्रेट फील होती है कि हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनको हमने एजुकेशन दी तो ये इन अंग्रेजों की तरह हो जाएंगे और ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम बच्चों को भी गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और जिस तरह बच्चे यहाँ बात करते हैं, बाकायदा आपके साथ डिबेट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और वो सुनते हैं,
आपकी बात सुनते हैं, आपको वो बात सुनाते हैं, अगर आप उनको ज़्यादा सुप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो उनको ये पता चल जाता है कि ये जो हमारे माँ-बाप हैं, ये किसी बैकवर्ड कल्चर को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, तो वो रेज़िस्ट करते हैं। क्योंकि वो जो कुछ स्कूल से लर्न करते हैं ना, तो अगर आप घर में उनको उसके उलट बताएँगे, तो वो रेज़िस्ट करेंगे। तो इससे भी लोगों को बहुत बड़ा वो फ़ील होता है कि वो जिस बंदे ने आपको कहा है कि अमेरिका में आने का मतलब नस्लें खराब करने का, वो यही कह रहे हैं कि इस फ्रीडम से इंसान खराब हो जाता है। जी सही। अच्छा कमर साहब, जी जावेद साहब ने जो बात की कि अलकायदा और दाइश जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मे बी बोको हराम, लश्कर तैयबा, तो ये वेस्ट वाले खुद बनाते हैं। मैनी पीपल वुड से कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है। आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने बनाया। गोरे ने खुद बनाया, अमेरिका ने बनाया। ये जॉय साहब, अकीदा और रैशनैलिटी एक बैग में रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो आप ये अकीदा वाला जब साइकोलॉजी पढ़ेगा तो खाक पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा तो खाक पड़ेगा, उसका एतमाद ही नहीं है उसको, जो होता है अल्लाह करता है। अब where would you go from there? एजुकेशन देखिए, आप अगर आज इस 20वीं-21वीं सदी में हम 7वीं सदी में जाने के लिए तैयार हैं, हाउ विल यू सर्वाइव हियर? यू कैन नॉट सर्वाइव हियर। आपको इसी सदी में रहना पड़ेगा। आपको इस गांव में अपनी एक हैसियत बना के रहना पड़ेगा, तभी आपको लोग कहेंगे कि ये अच्छे। अब ये मुझे बात बताएं यार, पॉजिटिव बोला करो। आप बताएंगे क्या पॉजिटिव है पाकिस्तान में, प्लीज चॉइस मेरे साथ कुछ नहीं दसो। What should we say about Pakistan which is great? सही। So चक्कर ये है कि हमें मुसीबत यार बचपन में, छोटे बच्चे होते हैं, हिंदू से नफरत, इंडिया से नफरत, सऊदियों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, अहमदियों से नफरत के अलावा अब आप देखिए आपके स्कूल जो है यहाँ पे, जावेद साहब आपको स्पेशली बता रहा हूँ, आप भी देखिएगा, यहाँ पे जो वालिदैन है बच्चों की, छोटे बच्चों के, वो मौलवी के पास कुरान भेजने पढ़ने भेजते हैं, और उनको कहते क्या है कि मौलवी साहब हड्डियां हमारी और खाल आपकी। अच्छा, सीधा कर दो बच्चों। ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो परसों अफगानिस्तान से इधर शिफ्ट हुए, नहीं, 40-50 सालों से। तो क्या है वो, क्या है, जबकि हमारे इर्द गिर्द अब तो इल्म इतना फैला हुआ, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। आप अपने रैशनल थॉट के साथ ना आप पढ़ाई कर सकते हैं, साइंस नहीं पढ़ सकते, ना सोशल साइंस ना ही नेचुरल साइंस, आप पढ़ नहीं सकते। ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारे जो खान साहब है वो कहते हैं जी मैंने वो रूहानी यूनिवर्सिटी, खुदा का वास्ता है यार, रूहानी यूनिवर्सिटी, वो भाई एवोल्यूशन से यूनिवर्सिटी बना, वो कहता एडिसन कॉलेज फलानी जगह भी और जो भी है वहां पे तिलावत असली हाफिज पैदा करने ने, असली खां पैदा करने ने यार, की ये तो तनकीद कर, इसको तनकीद करते हैं इमरान पे इस तरह की। इसकी सबसे बड़ी तनकीद ये है कि ये हमें 700 साल पीछे लेके जा रहा है ज़हनी तौर पर। ये उसका सबसे खतरनाक हिस्सा है। लेकिन ये हिस्सा जो है ना, ये इनको पीछे फंसा के रखो, अल्लाह रखो, अल्लाह ठीक करेगा। ये सबसे पहले फौज का हथियार है, सबसे बड़ा। आप मुझे बता दें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? इज देयर एनी फिक्स थिंग अबाउट व्हाट इज द आइडियोलॉजी? नजरिया क्या है? नजरिया पाकिस्तान किसी को नहीं पता। सब वेग, हर चीज वेग। हमें ये नहीं पता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारे लोगों के साथ हशर क्या किया, स्पेशली पंजाब वालों से। सबसे पहले पंजाब हटा था वहां से, और ये सारे जो सेंट्रल एरिया से लोग आए। वही मेरा ताल्लुक गंधारा से है, मेरा ताल्लुक जो है वो टेक्सला से है। मेरी तहजीब का अरबियों से क्या ताल्लुक है? मेरी तहजीब, मेरे होने का, मेरे जेनेटिक पूल का अरबियों से कोई ताल्लुक नहीं है। We were very refined people. We were the den of education at one stage of the time. सही। अच्छा,
कमर साहब, आपने जो बात की, आप सीरियसली ये बिलीव करते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं ये वेस्ट वालों ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने बनाई, अलकायदा और दाइश? तो मुझे याद है जब जब इसकी डेथ हुई उसामा बिन लादेन की, तो सैयद अली गिलानी ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी अमृत गायबाना, और हाफिज सईद ने लाहौर में पढ़ाई थी, और उसामा बिन लादेन को इतने मुसलमान हीरो समझते थे। तो इसी तरह से दाइश को, हमारे इस्लामाबाद में एक मस्जिद है जिसको लाल मस्जिद कहते हैं, ये रेड मॉस्क, उन्होंने उन्होंने एक मदरसा भी वो चलाते हैं खवातीन का, लड़कियों का, उन्होंने दफ पे एक गाना उनके वेलकम के लिए बनाया। तो वो जो है मौलवी साहब उनके बड़े एडमायरर हैं। इसी तरह से जो है औरिया मकबूल जान साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी बड़े फैन हैं दाइश के। तो सर, हम अपने अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते, हम दूसरों पे डाल देते हैं? वी एक्सटर्नलाइज ऑल आवर प्रॉब्लम्स, व्हाई डू वी डू दैट? जावेद याद साहब से थोड़ी सी चोरी करते हैं वो, जो कि दूसरों के हम, और भाई तुम कहते हो जिंदगी इम्तिहान है, एक इम्तिहान है, और भाई बैठ के अपना प्रचार करो। अपना प्रचार करने की बजाय दूसरों की गलतियां निकालते निकालते वो 3 घंटे गुजर जाते हैं और अपना पर्चा फिर खाली। तो तुम्हें तो यकीन ही नहीं है, ये वाकई यकीन नहीं है कि ये जिंदगी के इम्तिहान है। क्या यार इम्तिहान, क्या मसला है? इम्तिहान कैसे होगी जिंदगी? जिंदगी तो इतनी खूबसूरत है कि जिसको जितना खूबसूरत चाहो बना लो, वकार के साथ जियो, लोगों से पैशनेट होके मिलो, सिंपथी आप में होनी चाहिए, और शर्मिंदगी, नदामत, शर्मिंदगी और रिपेंटेंस, अगर ये 3 चीजें नहीं है ना किसी मुआशरे में, वो बहुत, अब ये कहते हैं ना ये लोग, ये हसन निसार वर्गे, ये चलता हुआ पानी है, शरिया, शरिया का मतलब है बहता हुआ पानी। और भाई अगर वो बहता हुआ पानी है तो ये हरफे आखिर मेरी फूफी ने लिखा है। ये कैसे 2 चीजें एक जगह समा सकती? ऐसा नहीं है, मैं उसके तबसरे सुनता हूँ, इज वेरी कैंडिड, और लाहौरी, पक्का लाहौरी, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो जब तक हम इस मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में, जो कि कहीं भी है, पाकिस्तान में है या मगरिब में है, हमने तब तक क्यों का लफ्ज अपनी पहली प्रायोरिटी ना रखी, क्यों किया करो। जब हम क्यों ही नहीं करते, हम कोई चीज आगे लेके जाएंगे, हम तो वहीं बैठे रहेंगे और वहीं मौजों का इंतजार करते रहेंगे। पाकिस्तान को ये बहुत साल आपको बात सख्त लगे, मेरे ख्याल में हजूर पाकिस्तानियों को आज किसी किस्म की उम्मीद की जरूरत नहीं। इन्हें एक मुकम्मल नाउमीदी की जरूरत है, जहां से वो फिर चले। सारी क्रिकेट ताड़ी इंशाल्लाह ने तबाह की थी, इंशाल्लाह। ये आपके प्लेयर्स आते हैं, ये क्रिकेट की बात कम करते हैं और नमाजों की ज्यादा करते हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब ये क्या है जिसने हमें जकड़ रखा है? आज हर बंदा तो इज्जो मंतसा तो जिल्लो मंतशा पढ़ के झूठ मार रहा होगा, कैमरे के आगे बैठ के मुनाफिकत कर रहा होगा, लेकिन ये आदत पड़ गई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो की मुसीबत है यार, हमारे अपने रस्म, हमारे अपने रिवाज, हमारे पुरखों की जो जुबान है, जो तरीका है यार, उससे जुड़ोगे तो ओरिजिनल हो जाओगे। जब ओरिजिनल हो जाओगे तो क्यों जरूर करो, क्यों और कैसे, ये लाजमी चीज। हमारे तो बचपन में पहले 7 साल की उम्र में हमारी क्यों को दफना दिया जाता, थप्पड़ मार मार। बिल्कुल सही। अच्छा जी, जो आप बात कर रहे हैं ना शरिया को जो कहते हैं बहता पानी, वो शायद इज्तिहाद की वजह से कहते हैं जी, इज्तिहाद से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, री इंटरप्रेट कर सकते हैं चीजें। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स जावेद इनायत साहब? जी, वो असल में हमारे यहाँ चूंकि चीजों को बहुत ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है और हर चीज को मिक्स अप करके पेश किया गया है। अगर हम ये देखें कि मेरे ख्याल में हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि ये जो दुनिया में इंसानों ने तहजीबें बनाई हैं, ये इलाकाई होती हैं। जिस तरह ज़ुबान इलाकाई होती है, इसी तरह कल्चर और तहजीब भी किसी बंदे की इलाकाई होती है। वो पैदाशी तौर पर उस तहजीब, उस सकाफत, उस ज़ुबान में पैदा होता है। आप कभी भी किसी दूसरे की तहजीब नहीं अपना सकते, आप किसी दूसरे की ज़ुबान नहीं अपना सकते, आप किसी का रहन सहन, कल्चर, तरीका ज़िंदगी नहीं अपना सकते हैं। और मज़हब की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मज़हब जिसको आप शरिया कहते हैं, वो आपने अपने ज़ात पे लागू करनी है।
वो आपने कोई स्टेट रिलीजन या कोई स्टेट की शरिया नहीं बनानी, कोई समाज की शरिया नहीं बनानी। पहली चीज तो ये है कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंसान को इंडिविजुअली बनाया गया, जो इज्तिमाई प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिनको हम कलेक्टिव या सोशल प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो भी आपको ऐसे बताए गए हैं कि उस पर अगर आप अमल करने चाहें तो उससे आप दूसरे का कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन असल बात यह है कि हमने जिन चीज़ों को पोलिटिसाइज करके स्टेट का मजहब बना लिया है, लोग मजहब लोगों का होता है, अकीदा लोगों का होता है, और एक स्टेट में कई मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं, कई अकायद को मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमने अपनी रियासतों का भी बाकायदा सरकारी मजहब बना दिया है। जब रियासत का मजहब हो जाता है तो फिर वो लोगों का मजहब नहीं रहता, वो पब्लिक का मजहब नहीं रहता। फिर वो आपकी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो जाती है, और रियासत आपको अपनी मर्जी का मजहब इसलिए पढ़ाती है कि हुक्मरान तबके आपको ज़हनी तौर पर मजहब के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और मजहब को हथियार के तौर पर एज अ पॉलिटिकल टूल लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल जागीरदारी दौर में हुआ, बादशाहतों ने इसका इस्तेमाल किया, राजाशाहियों में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। आज का जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसके अंदर आपको मजहब की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें आपको मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंसेस हैं, उससे हेल्प लेकर आपने अपनी स्टेट के निज़ाम को चलाना है। ये एक प्योरली वेलफेयर स्टेट होती है, जिसमें शहरी यानी सिटीजन्स का और स्टेट का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताल्लुक होता है। तो इसको आप मजहब की बुनियाद पर चला ही नहीं सकते हैं। स्टेट की पैदाइश ही सेकुलर है। स्टेट एक इदारा है, एक कंपनी की तरह है, जिसको कुछ लोग चलाते हैं, जैसे बैंक चलते हैं, फाइनेंशियल कंपनियां चलती हैं, या कोई और आप कोई इदारा चलाते हैं। तो उससे आप लोगों का मजहब देखकर उनको जॉब नहीं देते हैं, बल्कि उनकी स्किल देखकर, उनकी तालीमी एहलियत देखकर उस बुनियाद पर आप उनसे काम लेते हैं। तो स्टेट का जो निज़ाम चलाने वाले लोग भी होते हैं, इनके अंदर भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जो फाइनेंस का मिनिस्टर हो, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में एक्सपर्टीज का पता होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर हो, उसको एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज का पता होना चाहिए। जो स्पेस और टेक्नोलॉजी का हो, उसको उस बारे में महारत होनी चाहिए। तो इसी बुनियाद पर इंसानी समाजों के अंदर तरक्की होती है। और इंसानी समाज जितने भी बदले हैं, वो जो मार्क्स कहता है कि तबकाती तजाद से माशरे बदले हैं, माशरे इंसानी समाज में साइंस और टेक्नोलॉजी से बदले हैं, तबकाती तजाद से तब्दीली नहीं आई है। तो हमें भी अच्छे तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि मजहब की बुनियाद पर ना हम स्टेट चला सकते हैं, ना किसी माशरे को पुरअमन रख सकते हैं। क्योंकि मजहब जो है वो हर बंदे का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसा तस्वर होता है जो उसने अपने लिए और अपने खुदा के लिए खुद अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया होता है। उसकी जो तालीमात जब आप उसको देते हैं तो उसमें वो और ज़्यादा सिमट हो जाता है, उसके वो नज़रियात और ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी अकीदे को, किसी मजहब को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उसकी सच्चाई को एब्सोल्यूट मान लेते हैं, और उसी बुनियाद पर फिर वो दुनिया को गलत करार देकर अपने ही मजहब और अकीदे को 100% सच कहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम अगर बाकी चीज़ों को, अपनी ज़बान को, कल्चर को, रहन सहन को, पहनावे को, अपनी तहजीब को इग्नोर करके सिर्फ मजहब को लेके चलेंगे, तो जो पाकिस्तानी समाज का जो चेहरा है, पाकिस्तानी रियासत का जो चेहरा है, वो बिल्कुल इसी तरह का मसख शुदा चेहरा हमारा सामने आ जाएगा। और हम ना तो ये किसी को दिखाने के काबिल होंगे, ना ही हमें अपना चेहरा अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए मजहब को भी साथ रखें। इंसानी समाजों के अंदर मजहब काफ़ी अरसे से रहा है और ये काफ़ी अरसे तक रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी को रोका ना जाए। मजहब को इंसान का हक तस्लीम कर लिया गया है समाज में। तो मेरे ख्याल में हमें ये जो एक तूफान बदतमीजी बरपा है पाकिस्तानी स्टेट के अंदर और समाज के अंदर, इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो रियासत चूंकि समाज का हाईएस्ट इदारा होता है, तो उसको सेकुलर करना पड़ेगा। ये झूठ, फरेब और धोखे से अवाम को आप बहुत लंबे अरसे तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके नतायज बहुत भयानक निकलते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी, अच्छा कमर साहब, हमारे यहाँ बड़े बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेसी है। मसलन अगर मुसलमान किसी मुआशरे में माइनॉरिटी हैं तो सेकुलरिज्म अच्छा है, और अगर कहीं मेजॉरिटी हैं तो सेकुलरिज्म इज अ डीप लेड कंस्पिरेसी अगेंस्ट मुस्लिम्स। Yeah. पाकिस्तान
जो है सेकुलरिज्म की क्या डेफिनेशन है? ये जी मगरिब की एक साजिश है मुसलमानों को कमजोर करने। जी इंडिया के मुसलमान जो हैं, जमीयत उलमाए वहां पे जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी है, इवन जमीयत अहले हदीस, वो सब सेकुलरिज्म के गुण गाते हैं। एक दफा सर यहाँ पे जमात इस्लामी के अमीर इंडिया से आए, तो जसारत जो अखबार है जमात इस्लामी पाकिस्तान का, उसके एक नौजवान रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो सेकुलरिज्म की तारीफ कर रहे थे, तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो हैरान होकर उनसे पूछता है, सर आपकी सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या है? तो उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की। उन्होंने कहा मजहब की बुनियाद पर अदम इम्तियाज, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो अब कौन इस डेफिनेशन के खिलाफ जो है वो हथियार लेके खड़ा हो सकता है? तो जमात इस्लामी पाकिस्तान की डेफिनेशन और है, जमात इस्लामी हिंद की डेफिनेशन और है। वो कहते हैं ना, किसका यकीन कीजिए किसका ना कीजिए, लाए हैं बज़्म नाज से यार खबर अलग अलग। तो दूसरा सर, हम इंडियंस को ये कहते हैं कि जी वो बड़े कट्टर होते हैं, मजहबी कट्टर हैं। तो एक इंडियन दोस्त कह रहा था कि आपके सियासतदान और इंटेलेक्चुअल 5 मिनट की गुफ्तगू करते हैं तो 10 रिलीजियस रेफरेंसेस के बगैर नहीं कर सकते वो। तो टीवी पे हमारे आते हैं, एक मिनिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने बात शुरू कर दी, क्वेश्चन पूछा एंकर ने, बात शुरू करके फिर कहते अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात पहले शुरू कर ली, बिस्मिल्लाह फिर याद आई उनको, जी कमर साहब आपके कंक्लूडिंग थॉट्स। यस आई हैव अ फ्यू। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं मौलवी जो पाकिस्तान के हैं या इंडिया का जो जाकर फिरता रहता है, इतनी बांगियां मारता है, लाल रबे बंदा, और ये लोग इनकी जिंदगियां देखो, ये जो है कनाडा में चले जाते हैं और हमें कलौंजी पे लगा के खुद रोल्स रॉयस पे चल रहे होते। फॉलो द मनी एंड यू विल सी कि ये लोग किस कदर बेवकूफ रखना चाहते हैं। हैरत है इस बात की कि मौलवी जाके वहां पे अच्छे दो कनाडा में इकट्ठे हो जाते हैं, अमेरिका में इकट्ठे हो जाते हैं फ्लैट में, जैसे कोई नबी आया है। और ये इतने घटिया किस्म के अदाकार हैं, एक मिनट में पता चलता था लॉर्ड दी जंपायर। एनीवे, ये जो आप बात कर रहे थे ना जावेद याद साहब, नाकस अकल, इंसानी अकल। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये नाकस अकल के बगैर, इसी नाकस अकल के बगैर आज आप एक कदम नहीं उठा सकते, आज आप एक घर नहीं बना सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। आपको ये भी शिर्क है खून का जो ट्रांसप्लांटेशन। और बाबा प्रेस ना होती, जर्मनी वाले प्रेस ना बनाते तो क्या क्या, क्या होता? झूठ, वो भी हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। पहला बंदा प्रीस्ट था वो इंग्लैंड में, अब उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसने बाइबल को इंग्लिश में लिखा, उसको उसको फांसी दी और जलाया। एंड ही वाज वन ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द टाइम। अब चक्कर ये है कि ये सब क्यों होता है, एग्रेशन क्यों इतना आता है? उसकी वजह ताकत, पावर, पैसा। और जो भी चलेगा, जो मौलवी देखोगे, जो जनरल देखोगे, जो पॉलिटिशियन देखोगे, फॉलो द मनी, फॉलो द मनी एंड यू विल फाइंड आउट दैट। मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन वो उसका तो फायदा नहीं मुझे हुआ। मुझे थोड़ा सा प्रेशर था कि मैंने आपसे बात करनी है, तो कोई रेजोल्यूट किस्म की को वेल कंपोज्ड मैं बना लूं। तो सिलसिला ये है कि आपको अपनी आंखों में आंखें डालनी। आज आपकी पाकिस्तान में कोई मासूम लड़की जो 15, 13, 12 साल की भी हो, वो अकेले सड़क पे चल के दिखाए मुझे रात को। लोगों के घरों में जब तक बच्चे नहीं पहुंचते, इनकी सांसें जुड़ी रहती। फोन नहीं किया उसने, ये नहीं किया। 3 साल के बच्चे, और सारे मदरसों में क्या होता है, क्या हम नहीं जानते? चाइल्ड मोलेस्टिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज, और ये जो था आपका चर्च, वो भी यही था। फिर पकड़े गए, आस्ता आस्ता गोरों ने पकड़ लिया उन्होंने, वो भी बड़ा सख्त काम था। लेकिन हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों इतने अंधे हैं कि अपनी शनाख्त मुख्तलिफ नफरतों में बांट रखी है? इनकी बुनियादी शनाख्त जो करते हैं वो मुख्तलिफ नफरतों के बीच में फंसाई हुई है। जो लोग इस जिंदगी को हकीर समझते हैं,
वो क्यों इस जिंदगी की बेहतरी के लिए काम करें? क्यों जी जावेद नाज साहब, एक सही। अकीदा क्यों इस जिंदगी, जबकि अकीदे का तस्वर ही है कि मरने के बाद, मरने के बाद, मरने के बाद, why would they do anything for the benefit of this life, this human life, to make it more beautiful? और यार पाकिस्तानियों को ऐसा मुआशरा बनाएं अपना कि जिसमें हम लोग कहने पे मजबूर हो जाए कि यार ओ मेरा दोस्त है पाकिस्तानी, आहा क्या बंदा था, क्या बात था, क्या इंटेलेक्ट था। ये सारी चीजें हमें ये होनी नहीं है जब तक कि आपने अपने आप को मुश्किल में एक प्रोसेस में ना डाला। अवेयरनेस, मत बच्चों को मारो जब वो सवाल करें, मत बच्चों को मारो जब वो सवाल करें। यहाँ इस सोसाइटी में जो बच्चे सवाल और अजीब गरीब सवाल करते हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। There must be a genius behind that. उसको स्पेशल ट्रीट करते हैं। थैंक यू जी। अच्छा कमर साहब, मुझे एक दो बातें याद आ रही हैं। जाकिर नाइक की आपने बात की। जाकिर नाइक साहब से वेस्ट में एक सवाल किया गया कि जी मुसलमान वेस्ट में आके मस्जिदें बनाते हैं लेकिन अपने मुल्कों में इस्लामी मुल्क जो है ना मस्जिद नहीं बनने, मंदिर नहीं बनने देते या चर्च नहीं बनने देते। तो उनका जवाब था, कौन सा मुल्क इस्लामी है जी? ये ऐसे ही नाम के मुसलमान हैं, इस्लामी हैं, इस्लामिक कंट्री को है ही नहीं। पाकिस्तान में डॉक्टर शाहिद मसूद ने इसी तरह का सवाल किया तो उनका जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। कहते हैं देखो 2 और 2 4 होते हैं ना, जो कहता है 2 और 2 5 उसको हम क्यों इजाजत दें कि वो हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को गलत चीज पढ़ाए? इसलिए कि बाकी मजाहिब जो है ना वो तो फॉल्स रिलीजन्स हैं, तो हम उनको क्यों इजाजत दें कि वो अपने मजहब को प्रोपोगेट करें? तो यानी उनका मायार जो है ना वेस्ट में होंगे तो और बात करेंगे। इसी तरह से हमारे एक और इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको कहते हैं जी शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी साहब। तो ताहिर कादरी साहब जो हैं उनको उनके अपने फिरके के लोग जो हैं वो ताहिरुल पादरी कहते हैं। और उनसे भी ये सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान का जो ब्लेस्फेमी लॉ है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि वो वेस्ट में थे तो उसकी उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने कहा जी मैं तो इसका खिलाफ हूं जी, मैं तो इसके हामी नहीं हूं वगैरह वगैरह। पाकिस्तान में जब आए तो पाकिस्तान में कहते हैं ये कानून किसने बनवाया? तुम्हारे भाई ने बनवाया। तो यहां पे फख्र करते हैं कि ये ब्लास्फेमी का कानून मैंने बनवाया, वेस्ट में जाके उससे लाताल्लुक हो जाते हैं। तो ये हैं हमारे अजीम इस्लामिक स्कॉलर्स। सो थैंक यू। ओके ऑलराइट जी थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, थैंक यू कमर साहब। थैंक यू वेरी मच सर।